क्या आप अपने 20 से 25 मार्क्स कटने से बचाना चाहते हैं? और अगर आंसर है यस, तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पॉइंट्स के बारे में जहां पे जनरली बात नहीं की जाती है, बच्चों को गाइड नहीं किया जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप सभी जानते हैं, जो एग्जाम में आता है अराउंड 20 to 25 मार्क्स का, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्ट है फॉर अ स्टूडेंट एट सीए फाउंडेशन लेवल कि बच्चे उसमें मिस्टेक कर जाते हैं। लॉ अपने आप में एक टेक्निकल लैंग्वेज है, तो बच्चे इंटरप्रिटेशन में मिस्टेक कर जाते हैं। तो हम कॉमन पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे जहां पे बच्चे यूजुअली मिस्टेक कमिट करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोविजंस के बीच में, और इंस्टीट्यूट वहीं से ही क्वेश्चंस पिक करता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों चिन्नैया वर्सेस रमैया केस लॉ। चिन्नैया वर्सेस रमैया केस लॉ में क्या हुआ था, आप देखो एक बार। जो ओल्ड लेडी थी, उन्होंने डॉटर को प्रॉपर्टी दी थी और कहा था मेरी सिस्टर को आप एनुअल पेमेंट किया करना। अब यहाँ पे ना एक चीज बच्चे स्किप कर देते हैं कि डॉटर और सिस्टर का उन्होंने अग्रीमेंट करा दिया था। बच्चे सोचते हैं मैम अग्रीमेंट तो डॉटर और ओल्ड लेडी का है और सिस्टर आउटसाइडर है इसलिए वो स्यू कर रही है। नो, अग्रीमेंट डॉटर और सिस्टर का है एंड सिस्टर इज पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए स्यू कर रही है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आउटसाइडर कैन स्यू, यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। सिस्टर वाज द एनी अदर पर्सन, स्ट्रेंजर, वो कंसिडरेशन दे सकती है, सिस्टर स्यू नहीं कर सकती। क्लियर? तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि सिस्टर ऑफ ओल्ड लेडी तो आउटसाइडर है इसलिए वो स्यू कर रही है, इसलिए ये एक्सेप्शन हो गई आउटसाइडर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू वाली। नो, सिस्टर ऑफ ओल्ड लेडी इज द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो आप ध्यान रखेंगे एंड अकॉर्डिंगली जब केस लॉ आएगा तो आप इस पे गौर करेंगे इस पॉइंट पे। डन। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो लिखा है ओल्ड लेडी की जो सिस्टर है उसे आउटसाइडर मान लेते हैं बच्चे गलती से, और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये तो थर्ड पार्टी है, ये स्यू कैसे कर सकती है। तो ओल्ड लेडी की सिस्टर आउटसाइडर नहीं है, वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है और इसलिए वो स्यू कर सकती हैं। दूसरी चीज बच्चे कंफ्यूज होते हैं हमेशा कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन है जिसमें एक एस्टॉपल का पॉइंट है। जनरल रूल इज कि आउटसाइडर कैन नॉट स्यू, लेकिन एक एक्सेप्शन है जहां पे एस्टॉपल वाले पॉइंट में कहा है कि अगर कोई पार्टी आउटसाइडर को अपनी लायबिलिटी एक्नॉलेज कर दे देन आउटसाइडर कैन स्यू। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक्नॉलेज कर दे तभी। अगर एम ने एन से कहा है कि पी को 2000 रुपीज दे देना, तो अगर एन पी को एक्नॉलेज करेगा देन ओनली पी कैन स्यू। सिंपल आपको क्वेश्चन दिया कि एम ने एन को 2000 रुपीज दिए टू पे बी, कैन पी स्यू? देन आंसर इज नो। देन तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, यही चीजें केस लॉ में फंसाती हैं बच्चों को। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पास्ट कंसिडरेशन को गलती से पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज समझ लेना। पास्ट कंसिडरेशन और पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज में डिफरेंस है। पास्ट कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर दी जाती है, सामने वाले के कहने पे किया जाता है पास्ट में, बिफोर एंटरिंग इनटू प्रॉमिस। और पास्ट वॉलंटरी सर्विस होता पास्ट में ही है, बिफोर एंटरिंग प्रॉमिस ही होता है, पर अपनी मर्जी से होता है, वॉलंटरीली होता है। तो आप ध्यान रखेंगे पास्ट कंसिडरेशन और पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज दोनों अलग अलग होती हैं। आपको देखना है क्वेश्चन में कि अगर अपनी मर्जी से किया है प्रॉमिसर ने तो पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, और अगर कहने पे किया है तो पास्ट कंसिडरेशन। एक और बच्चे क्या करते हैं, पास्ट कंसिडरेशन और एग्जीक्यूटेड में कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए देखें, पास्ट कंसिडरेशन और एग्जीक्यूटेड में डिफरेंस है। अब हम लोग कहते हैं पास्ट कंसिडरेशन वो होता है जो दिया है इन पास्ट। एक चीज स्किप कर जाते हैं, बिफोर प्रॉमिस, वादा नहीं था पार्टीज के बीच में, उससे भी पहले दिया था, दैट इज पास्ट कंसिडरेशन। और एग्जीक्यूटेड में होता है वादा करने के बाद दिया है पर कंसिडरेशन दे दिया है, दिस इज आफ्टर प्रॉमिस। पर आपको जो भी कंसिडरेशन देना था दैट यू हैव गिवन और डन। क्लियर? तो एग्जीक्यूटेड से भी पहले, मतलब वादा होने से भी पहले अगर कंसिडरेशन दिया है तो पास्ट है, और वादा होने के बाद दोनों पार्टीज में और फिर अपना काम कर दिया या अपने लेवल का कंसिडरेशन दे दिया तो वो एग्जीक्यूटेड होता है। क्लियर? चलिए, उसके बाद बच्चे ये देखते हैं कि गिफ्ट कहाँ फॉल करता है। गिफ्ट वाली एक्सेप्शन थी एक कि बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तो उसमें एक पॉइंट था गिफ्ट। अगर गिफ्ट दिया जा रहा है थ्रू गिफ्ट डीड तो सामने वाला कंसिडरेशन नहीं भी देता है तो भी वो वैलिड होता है, आप अपना जो गिफ्ट है वो वापस नहीं मांग सकते। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है कि गिफ्ट के टाइम में, गिफ्ट के पॉइंट में रिलेशन रिक्वायर्ड नहीं है।
अगर आपने पड़ोसियों को गिफ्ट भी दिया है तो भी विदाउट कंसिडरेशन वो वैलिड है, प्रोवाइडेड वो रजिस्टर्ड डीड के थ्रू होना चाहिए। तो ये बच्चे स्किप कर देते हैं। गिफ्ट के क्वेश्चन में क्या करेगा इंस्टीट्यूट, आपको बोलेगा कि ना रिलेशन कोई नहीं है और आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो गिफ्ट के डीड में वैसे भी रिलेशन की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 6, माइनर की लायबिलिटी, ठीक है। अब माइनर की लायबिलिटी, पहली बात तो मैं यहाँ पे ये बताऊंगी कि माइनर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है। माइनर इज लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द एसेट विद हिम, एस्टेट ऑफ माइनर, मतलब माइनर के पास जितने भी एसेट्स होते हैं बस उतने तक के लिए माइनर लायबल होता है, उससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं होता। दूसरी चीज वो ये भूल जाते हैं कि कोर्ट के पास पावर है टू ग्रांट रेस्टिट्यूशन, ये वाला पॉइंट वो मेंशन नहीं करते हैं। क्लियर, आपसे पूछा जाता है कि माइनर पर रेस्टिट्यूशन का पॉइंट लगता है तो आप लिख देते हो सीधा सीधा नो। आपको बताना है कि एज डिसाइडेड इन खानगुल वर्सेस लक्खा सिंह, कोर्ट के पास पावर है कि वो चाहे तो रेस्टिट्यूशन ऑर्डर कर सकती है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। क्लियर, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। 7 पॉइंट है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्रीमेंट वाइडर है कि कॉन्ट्रैक्ट वाइडर है, क्योंकि वो यहाँ पे लगा देते हैं मैथ्स। कॉन्ट्रैक्ट्स आर दी अग्रीमेंट्स एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ये है हमारी जनरल, हम ऐसे बात बोल देते हैं इक्वेशन फॉर्म में। बच्चे सोचते हैं मैम देखो अग्रीमेंट में आप कुछ ना कुछ प्लस कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडर, मैथ्स लगाओ, कुछ प्लस करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडर होगा। नहीं बच्चे, अग्रीमेंट इज वाइडर। क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट में सोशल भी आते हैं, डोमेस्टिक भी आते हैं, कमर्शियल भी आते हैं, लेकिन इनमें से जो कमर्शियल होते हैं जिनमें जनरली इंटेंशन होता है, सिर्फ वही वाले ही अग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट इज रिलेटिवली अ वेरी स्मॉलर टर्म एज कंपेयर टू अग्रीमेंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज होते हैं जनरली। और एक स्टेटमेंट आती है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट एंड ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बात, ये स्टेटमेंट आपको 2 बार पढ़नी है फिर आंसर करने हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टेटमेंट, इसका आंसर है यस, बिल्कुल। सारे कॉन्ट्रैक्ट तो अग्रीमेंट बने हैं पर सारे अग्रीमेंट जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बने। तो अब इंस्टीट्यूट क्या करता है, इसका ऑपोजिट दे देता है लिख के, ऑल अग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट अग्रीमेंट। बच्चे कर देंगे यस, पढ़ेंगे भी नहीं। ध्यान से पढ़ना है आपको, ये मिस्टेक नहीं करनी है अगर आप अपने मार्क्स बचाना चाहते हो। तो बहुत मेहनत लगती है बच्चों, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपके लिए लेके आई हूं ना मैं, आप देखना, आप खुद सोचोगे कि अरे हाँ ये गलतियां होती है हमसे। नेक्स्ट है आपका 8th पॉइंट, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन और इंटरफेरेंस इन कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब जहां पे आपका लिखा है ना कि कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, तो वहां पे आपके पॉइंट्स हैं एक स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का और इंटरफेरेंस इन कोर्ट ऑफ जस्टिस का, कि ये दोनों अगर ये दोनों टाइप के कंसिडरेशन है तो फिर वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आते हैं। देखो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, कोर्ट में केस चल रहा है और आप वहां पे गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है, आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ढंग से नहीं चलने दे रहे हो, यह है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। दूसरा है इंटरफेरेंस इन कोर्ट ऑफ जस्टिस। मैम ये भी तो यही है, कोर्ट में इंटरफेयर कर रहे हो। यहाँ पे इंटरफेरेंस इन कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब है कि आप किसी जुडिशियल ऑफिसर को खरीदने का अग्रीमेंट कर रहे हो। वकील खरीद लिया, जज साहब खरीद लिए, आपने कोशिश करी कि विटनेस खरीद सको, ऐसी वाली आपने कोशिश करी है, दैट इज इंटरफेरेंस इन कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्लियर? तो जहां पे खरीदना नहीं है, जस्ट आप क्या कर रहे हो, कोर्ट में केस चल रहा है और उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, दैट इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। लेकिन आप जहां पे आप ये सोच रहे हो कि मुझे ब्राइब देनी है, रिश्वत देनी है ताकि केस मेरे फेवर में हो जाए, तो ये आता है इंटरफेरेंस इन कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में आपका कैसी वाली डिस्टर्बेंस आती है कि आप सामने वाले से कह रहे हो केस चल रहा है ना, तो केस को वापस ले ले, मैं तुझे पैसे दूंगा, दैट इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। तो जो केस चल रहा है उसको आप रुका रहे हो पैसे देके, ऐसे अग्रीमेंट स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन वॉइड होते हैं। लेकिन अगर आप कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंटरफेयर कर रहे हो, आप जज साहब को या किसी को भी खरीदना चाहते हो, आप उन्हें ब्राइब करते हो ताकि आपके फेवर में जजमेंट सुना दिया जाए, दैट इज इंटरफेरेंस इन कोर्ट ऑफ जस्टिस। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, अगर गलत प्रोविजन लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको केस लॉ को बहुत ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्पेशल डैमेजेस और ऑर्डिनरी डैमेजेस में गड़बड़ करते हैं। अब डैमेजेस कब दिए जाते हैं, जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। बच्चे सोचते हैं स्पेशल डैमेजेस है ना, दीज आर ओवर एंड अबव द ऑर्डिनरी।
ऑर्डिनरी डैमेजेस जनरली होते हैं मार्केट प्राइस में से आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कर दोगे तो आ जाते हैं। स्पेशल डैमेजेस होते हैं, अगर स्पेशल सिचुएशंस आपको बताई गई हैं तो ही आप क्लेम कर सकते हो। आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जनरली इसका देखने को मिलता है कि अगर आपने बता रखा है कि मुझे आप अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करो तो आगे मेरा प्रॉफिट लूज हो जाएगा, तो प्रॉफिट क्लेम कर पाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल मिक्स करके प्लस करके बता देते हैं कि ये स्पेशल डैमेजेस है। नो, आप स्पेशल डैमेजेस हैं तो ऑर्डिनरी नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। 10th पॉइंट क्या है, देखो बहुत अच्छा पॉइंट है। बच्चे क्या करते हैं, एलियन एनिमी वाला जो पॉइंट है ना, एलियन एनिमी कौन होते हैं, जिस कंट्री से हमारा वॉर छिड़ा हुआ है वहां के लोग, दैट इज एलियन एनिमी। अब उनके साथ जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है वो तो वॉइड हो जाता है क्योंकि वॉर चल रहा है, ना तो आप उसे वॉर के टाइम पे पूरा कर सकते हो अब, और ना ही कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो एलियन एनिमी के साथ वॉर के टाइम पे। इसमें और एक डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस वाला पॉइंट है, बच्चे उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस में भी लिखा है कि अगर वॉर छिड़ गया है तो क्या होगा। उसमें ना एक एग्जांपल है कि अगर वॉर हो गया है बिटवीन कंट्री तो भी डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस है, तो आप कहोगे मैं तो डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस तो एक्सक्यूज नहीं होता, तब तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता। अब मैम कहोगे आप क्या बोल रहे हो, वॉर छिड़ गया है तो एलियन एनिमी बन गया है तो वॉइड है, लेकिन वॉर छिड़ गया तो डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस इसलिए वॉइड नहीं है। बच्चे ध्यान से सुनो, आप ध्यान से सुनो। देखो ए है, बी है, ए इज फ्रॉम इंडिया सपोज एंड बी इज फ्रॉम चाइना सपोज। अब ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा है कि वो इससे सामान परचेज करेगा और इंडिया में डी को सेल करेगा, डी इज ऑल्सो इन इंडिया। तो जब वॉर होगा, जब एलियन एनिमी कौन बनेगा, बी, डी नहीं, तो ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म नहीं किया जाएगा। क्या ए और डी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा, आंसर इज नो। यहां पे बात करी है हमने, डिफिकल्ट ये वाला होगा, ए और डी वाला, क्लियर। तो ए और डी वाला यहाँ पे डिफिकल्ट हो रहा है। अब क्या ये कैंसिल हो जाएगा, नो मैम, ए और डी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। डी चाइना से सामान नहीं मंगा सकता डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कहीं और से अरेंज करके दे दो, डन। तो ए और डी के बीच में वॉइड नहीं होगा, ये डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस में फॉल करेगा एंड हम कहेंगे दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर इम्पॉसिबिलिटी, ये तो परफॉर्म करना पड़ेगा। भाई चाइना के साथ लड़ाई छिड़ी है, इसका मतलब थोड़ा ना इंडिया की कॉन्ट्रैक्ट भी आप कैंसिल कर दोगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, ठीक है। जब वॉर ब्रोक हुआ है, अगर डिपेंड आपका एलियन वाली कंट्री के साथ है, उस वाली कंट्री के साथ है, पर इंडिया वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, वो डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस में फॉल करेगा। तो आई होप आपको ना ये सारे पॉइंट्स ना बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ये वो वाले एरियाज है अंडर इंडिया, अभी तो सिर्फ ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात हुई है, ये वो वाले एरियाज हैं जहां पे बच्चे गलती करते हैं, आपने खुद देखा होगा। तो आप इन सबको ध्यान रखना और अपने मार्क्स आपको बचाने हैं, क्योंकि दिसंबर 2023 का अटेम्प्ट हमें किसी भी हाल में क्लियर करना है। आप ये सारे पॉइंट नोट कर लेंगे, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और आप हमारे साथ बने रहना, क्योंकि हम और भी चैप्टर्स की ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।